नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, एक बात आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मैंने अपने लोन का सेटलमेंट कर दिया है या फिर बैंक ने मुझसे कहा है कि आप अपने लोन का सेटलमेंट कर लीजिए। आखिर जो ये लोन का सेटलमेंट होता है, होता क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन लोगों को लोन का सेटलमेंट करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। बस लोगों को ये लगता है कि बैंक मुझे यहाँ पर थोड़ी सी छूट दे रहा, थोड़ा सा मेरा लोन माफ कर दे रहा है, तो हम अपने लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं। आखिर इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? बैंक आपको इसके नुकसान कभी नहीं बताते हैं। बैंक आपको हमेशा बताते हैं कि आप अपने लोन का सेटलमेंट कर लीजिए, हम आपको इतने रुपए माफ कर देंगे, इतनी छूट दे देंगे। यानी वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे बताते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये होता है उनको अपना एनपीए कम करना होता है। जब वो आपके लोन का सेटलमेंट करेंगे, आप इस लोन का समझौता करके लोन को बंद करेंगे, तो उनका एक एनपीए अकाउंट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, जिससे उनका एनपीए कम होगा। तो वो आपको इसके नुकसान क्यों बताएंगे? इसके बहुत बड़े नुकसान होते हैं दोस्तों। जब आप अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं तो उसके बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी A to Z बहुत ही बारीकी से देने वाले हैं कि आखिर लोन सेटलमेंट होता क्या है, या किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को भूल से भी अपने लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, इसके क्या फायदे नुकसान हैं। सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि लोन सेटलमेंट होता क्या है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज 10 मिनट का समय निकाल करके पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए, आपका जीवन बदल सकता है वीडियो। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट का समय निकाल लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि हमको पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उतना ही लोन लेना चाहिए जितने हम उसकी ईएमआई दे सकें, जितने लोन को हम चुका सकें, जिससे हम रात में सुकून से सो सकें। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय में हर व्यक्ति ने कोई ना कोई लोन ले रखा है। अगर किसी ने लोन नहीं ले रखा है तो बैंकों का क्रेडिट कार्ड ले रखा है। अब वो क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है। उससे लोग सामान खरीद लेते हैं, अन्य चीजें परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उसकी वो ईएमआई को नहीं दे पाते हैं। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि लोन आप लोग उतना ही लीजिए जितने की आप ईएमआई दे सकते हैं। आपको पता है कि आपकी इनकम कितनी है प्रति महीने, उसमें आप कितनी ईएमआई दे सकते हैं, कितना आप बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं, कितना आपके घर पर खर्च आता है, और कितना आपको बचा करके इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, कितना आपको अपनी सेविंग करके रखना चाहिए, ताकि जो बुढ़ापे में जब आपका हाथ पैर थके तो आपको किसी की तरफ न देखना पड़े, आपको किसी पर आश्रित न होना पड़े। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि किस तरह से आप अपनी इनकम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपकी कितनी सैलरी है उस पर आप कितना कहाँ लगा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, कितना ईएमआई पर खर्च कर सकते हैं, सब कुछ उसमें हम डिटेल से बता देंगे। लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग उतना ही लोन लीजिए जितनी आप ईएमआई आसानी से दे सके। उतना लोन मत लीजिए कि जो आप ईएमआई न दे सके, आपकी रातों की नींद उड़ जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लोन लेते जाते हैं, उसके बाद उसकी ईएमआई उतनी हो जाती है कि फिर उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है आत्महत्या तक कर लेते हैं लोन की वजह से। तो ये गलती आप लोग क्यों कर रहे हैं? भले ही नमक रोटी खाइए, लेकिन सुकून से रहिए। सुकून से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप क्यों अपने ऊपर लोन का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं? लोन उतना लीजिए जितना आप दे सकते हैं। जब कोई जरूरी काम हो, जहां पर बहुत ही आवश्यक कार्य है, वहां पर आपको लोन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको बहन बेटी की शादी करना है तो वहां पर तो आपको लोन लेना पड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है, वो जरूरी कार्य है, आपको करना ही है, तो उसमें आपको लोन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि आपको लोन लेना है, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा लोन ले लेना है, फिर उसके बाद बहुत बड़ी पार्टी आपको अरेंज करना है। भाई, आपकी जैसी स्थिति है आप उसी तरह का लोन लीजिए, उसी तरह से आप शादी करिए। अब अगर आप 4 लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा लोन ले लेंगे, बहुत बड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, अच्छा सा टेंट लगवाएंगे, बहुत सारी व्यवस्था करेंगे, तो फिर दोस्तों आपको भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि ये जो 4 लोग के चक्कर में आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है कि 4 लोग क्या कहेंगे अगर हम कम पैसा खर्चा करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को पता है
जब आपके घर बैंक वाले रिकवरी एजेंट बन करके आएंगे या रिकवरी एजेंट आएंगे या बैंक वाले आएंगे, आपके ऊपर वसूली का दबाव बनाएंगे और आपको तब 4 लोग देखेंगे तो आपके ऊपर हंसेंगे, तब आपको कोई आपकी ईएमआई नहीं भर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, 4 लोग 4 दिन ही याद रखते हैं कि आपने अपने घर में जो शादी की थी उसमें आपने सिर्फ पूरी सब्जी और एक मीठा बनवाया था। ये चीज सिर्फ 4 दिन तक याद रहती है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर लोन यानी कर्ज का बोझ बढ़ा लिया, फिर दोस्तों आपकी ईएमआई देने कोई नहीं आएगा, यानी आपको ही इस लोन को अदा करना होगा। और अगर आप देने की स्थिति में नहीं है तो फिर आपकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप कई भी गलत कदम उठा सकते हैं जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए 4 लोगों के चक्कर में पड़ करके आप इस तरह का कार्य ना करें। दूसरी चीज है, और भी जरूरी कार्य होते हैं, जैसे आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए। पैसा अगर आप बिजनेस में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका वहां से रिटर्न मिलेगा पैसा और आप बैंक की ईएमआई को पे कर सकेंगे। इसके अलावा अब कोई बीमार हो गया अचानक से आपके घर में, तो पैसा नहीं आपके पास, तो वहां पर आप लोन ले सकते हैं। उसकी व्यवस्था आप धीरे धीरे करके बाद में ईएमआई बना करके दे देंगे। लेकिन जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं उनको आप लोन लेकर के मत पूरे करिए। आपके जो शौक होते हैं उनको आप लोन से कभी मत पूरे करिए। मैंने आज के समय में देखा है, जो छोटे छोटी उम्र के लड़के हैं 20 साल 25 साल के, उनको बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। अब वो महंगे महंगे फोन खरीद रहे हैं, उनकी इनकम 1 रुपए की नहीं, आईफोन लेकर के घूम रहे हैं। दोस्तों ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उस चीज को आप समझिए दोस्तों। जब आपके पास कोई इनकम नहीं है, आपने आईफोन ले लिया जिसकी ईएमआई 10,000 रुपए महीने है, आप कहां से दोगे? जब आप इसकी ईएमआई नहीं दे पाओगे तो आपके ऊपर निश्चित रूप से बैंक वाले दबाव बनाएंगे, रिकवरी एजेंट आपके ऊपर दबाव बनाएंगे और आप मुसीबत में फंस जाओगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि 4 लोगों को दिखाने के लिए कि समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, हमारे पास महंगा फोन नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, इस तरह की जो गैर जरूरी खर्चे हैं आप उन्हें रोक सकते हैं। क्योंकि आपकी इनकम इतनी नहीं है, आप किसी की बराबरी मत करिए। जिसकी इनकम ज्यादा है वो कार भी खरीदेगा, आईफोन भी खरीदेगा, और आपकी इनकम कम है तो आप साधारण सा 10,000 रुपए का फोन रखेंगे, आप अपनी मोटरसाइकिल से चलेंगे या फिर आप ऑटो से जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जैसी आपकी आमदनी है वैसा आप खर्चा करिए। अब आमदनी आपकी 98 है और आप खर्चा रुपया करेंगे तो कर्ज का बोझ तो आपके ही ऊपर बढ़ेगा। आप हमेशा कोशिश करिए कि अगर आपकी आमदनी 1 रुपया है तो आप उसमें से खर्चा सिर्फ 98 करिए। 98 आप भविष्य के लिए सेविंग करके रखिए, कुछ इमरजेंसी फंड रखिए और कुछ आप सेविंग करके रखिए अपने सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी के रूप में, ताकि भविष्य में जब आप हाथ पैर थक जाए आपका तो फिर आपको किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। तो इसलिए गैर जरूरी खर्चे आप मत करिए। आपके जो शौक हैं आप अगर कमाइए तो बिल्कुल शौक पूरे करिए, लेकिन लोन लेकर के अगर आप शौक पूरे कर रहे हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज के 4 साल बाद आप सोचेंगे और हमारी इस बात को जरूर याद करेंगे। इसलिए पैर उतने ही फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर है। अगर चादर से ज्यादा आप पैर फैलाएंगे तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, अब पैसे तो नहीं आपके पास, लेकिन आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे रखा है, उसमें बैंक ने आपको 50,000 रुपए की लिमिट भी दे रखी है। अब होगा क्या, अचानक से आपके घर का जो फ्रिज है या टीवी है काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए फ्रिज है आपका काम करना बंद कर देता है। उस दशा में क्या होगा, अगर आपकी जेब में पैसे होते तो आप नया लाते, लेकिन आपके पास पैसे नहीं, चूंकि क्रेडिट कार्ड है आपके पास में। तो अब आप क्या करेंगे कि उसी क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप 10 से 12, 15, 20 हजार जितने का भी फ्रिज आता है आप उससे ऑर्डर कर देंगे। अब अगले महीने से आपको ईएमआई देनी है उसकी, लेकिन पैसा आपके पास है नहीं। आपने नया फ्रिज तो ले लिया, अब ईएमआई पर महीने आपको देना है। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड देने वाली जो कंपनियां हैं वो आपके ऊपर कितना हैवी इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे लगाती हैं, तो जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये काम आपका तब भी चल सकता था कि अगर आपका फ्रिज खराब हुआ था, आप उसमें 1,000 रुपए की गैस डलवा देते या कारीगर बुलवा करके उसे सही करा लेते, तो 2-4 साल आपका काम और चल जाता। जो काम आपका 1,000-1,500 रुपए में हो सकता था उसके लिए आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिए। अब दोस्तों अब आप ईएमआई कहां से देंगे प्रति महीने, फ्रिज तो आपने ले लिया। इसी तरह से दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है, मुझे तो मेरे जो विचारों से बहुत खराब चीज लगती है। क्रेडिट कार्ड जो ऐसी चीज है कि जेब में पड़ा होता है तो लोग अनावश्यक खर्चे करते ही करते हैं। कोई भी चीज जो घर के जरूरत के लिए भी नहीं है उसे भी लोग परचेज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। मैंने तो आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड लीजिए। मैं मना नहीं करता हूं आपको, लेकिन जो जरूरी खर्चे हैं आप उन पर खर्च करिए। लेकिन जो गैर जरूरी खर्चे हैं, जो काम टाला जा सकता है उसे आप टाल सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपकी इनकम अधिक है तो फिर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो क्रेडिट कार्ड लेने की ही क्या आवश्यकता है। अब बात आती है दोस्तों
कि आप अपने लोन का सेटलमेंट कब करना चाहिए, किनको करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं जो बैंक आपको नहीं बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे बोलते हैं आप सेटलमेंट कर लीजिए, हम आपका इतना लोन माफ कर देंगे। तो वहां पर बहुत सारे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और अपने लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि लोन सेटलमेंट किन लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इससे पहले भी ये समझ लीजिए कि लोन सेटलमेंट होता क्या है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं, उसकी आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं, आपका लोन एनपीए हो जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। उसके बाद दोस्तों बैंक आपसे कहता है कि आप इस लोन का सेटलमेंट कर लीजिए। जब आप बैंक से समझौता करते हैं तो बैंक वहां पर आपके लोन का कुछ हिस्सा माफ कर देता है और उसके बाद आपसे कहता है कि अब आप सिर्फ इतना पैसा दे दीजिए वन टाइम सेटलमेंट में, एक बार में आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। चाहे वो मूलधन भी हो सकता है, जितना आपने लिया था उतना भी बैंक आपसे मांग सकता है, या उससे भी कम में बैंक आपसे समझौता कर सकता है कि मूलधन में भी आप कुछ अमाउंट कम दीजिए और आप इस लोन को क्लोज कर लीजिए। तो लोगों को लगता है जितना पैसा मैंने लिया था आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले, बैंक मुझसे उतना ही मांग रहा है या फिर उससे कम मांग रहा है, तो हम दे करके काम खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों आप काम तो खत्म कर देते हैं, बैंक आपको सिर्फ एक ही बात बताता है कि हम आपका इतना यहाँ पर ब्याज माफ कर दे रहे हैं या इतना लोन हम छोड़ दे रहे हैं और आप सेटलमेंट कर लीजिए, आप लोन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैंक इसका जो एक वीक पॉइंट होता है वो आपको कभी नहीं बताता, क्योंकि उनका एनपीए फिर कम नहीं होगा अगर आपको बैंक ये वीक पॉइंट अपना बता देगा। वीक पॉइंट क्या होता है दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं कि जब आप अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं, उस दशा में बैंक आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख देता है। चाहे वो कोई एनबीएफसी हो या फिर बैंक हो, जहां से भी आप अपने लोन का सेटलमेंट यानी समझौता कर रहे हैं, वो बैंक या फिर वो एनबीएफसी आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख देता है और वो सेटल्ड आपकी सिबिल में हमेशा लिखा रहता है, पूरे जीवन लिखा रहता है। अब आप कहीं भी जाएंगे, जैसे ही आपकी सिबिल चेक होगी, जब भी आपको भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही आप वहां पर अपना सिबिल निकलवाएंगे तो वहां पर सेटल्ड लिखाएगा, वो बैंक या एनबीएफसी आपको तुरंत मना कर देगा कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये भविष्य में आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपका कितना भी जरूरी काम हो और आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर कोई बैंक या एनबीएफसी देने को तैयार भी होगा तो सामान्य से 3-4% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो दोस्तों वैसे तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर बाई चांस किसी ने रिस्क ले भी लिया तो 3-4% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर सामान्य आपको दिया जा रहा है 8% ब्याज की दर पर लोन, वहीं आपसे बोला जाए कि हम दे तो देंगे लेकिन 12% की दर पर देंगे, तो वो बहुत महंगा लोन पड़ेगा आपको। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखिए कि अब बात आती है कि लोन का सेटलमेंट किन लोगों को करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों को करना भी चाहिए लोन का सेटलमेंट, ऐसा नहीं कि सभी को नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को करना भी चाहिए लोन का सेटलमेंट। अब किन लोगों को लोन का सेटलमेंट करना चाहिए वो हम बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जीवन में हमें लोन की कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये चीज आप मतलब मैं मान चुके हैं कि मैंने इतनी सेविंग कर रखी है, इतने एसेट्स बना रखे हैं, इतनी जगह से मेरी इनकम आ रही पर महीने कि अब मुझे भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, तब आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मान लीजिए आपने मान लिया है कि लोन की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पड़ेगी, फिर भी आपने इतनी चाहे जितनी सेविंग कर रखी हो, अगर भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो जाता है, कोई मेडिकल इशू हो जाता है, तो कभी कभी आपकी सारी सेविंग एक झटके में समाप्त हो जाती है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो इसलिए लेकिन अगर आपने इतने एसेट्स बना रखे हैं, आपकी कहीं से फिक्स इनकम आ रही पर महीने, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट अब जीवन में नहीं पड़ेगी। उस दशा में आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है आपके घर में जिसकी उम्र 60 से प्लस हो चुकी है, 65 साल 70 साल, उनके नाम से कोई लोन चल रहा है, तो उस लोन का भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो वैसे भी कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन नहीं देगा, तो उनकी आप लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। उनकी सिबिल में सेटल्ड लिख जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा अगर आपके घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिसकी डेथ हो चुकी है, जिनके नाम पर लोन चल रहा है और आप उस लोन की अदायगी करना चाहते हैं, बैंक आपसे कह रहा है कि लोन का सेटलमेंट कर लीजिए, तब आप उनके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सिबिल खराब होगी तो खराब होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो इन 3 केसेस में आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आप अभी उम्र 25-30 साल है, 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, आपको लगता है कि मुझे लोन की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ रुपए के लालच में आप अपने लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं। मैंने देखा है लोगों ने बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लोन सेटलमेंट कर रखे हैं, बैंक ने उन्हें सिर्फ 2000 रुपए छोड़े, उन्होंने लोन का सेटलमेंट कर लिया, किसी को 10,000 छोड़े, उन्होंने लोन का सेटलमेंट कर लिया। तो दोस्तों इस इतने कम अमाउंट में आप लालच में मत आइए, क्योंकि आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख जाएगा 100%, और अगर आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख गया तो फिर दोस्तों आपको कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं होगा। और ये सेटल्ड हटता भी नहीं है दोस्तों। अब हटेगा कैसे? हटवाने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं कि भविष्य में पहले आपके पास पैसा नहीं था, आपने अपने लोन का सेटलमेंट कर लिया, अब आपको जरूरत है लोन की, आप चाहते हैं कि हम अपने लोन का जो सिबिल में जो सेटल्ड लिखा है
ये सेटल्ड हट जाए तो कैसे हटेगा। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का लोन था, बैंक ने आपसे 7 लाख रुपए में समझौता कर लिया, 3 लाख रुपए बैंक ने आपको माफ कर दिया कि 3 लाख रुपए हम छोड़ दे रहे हैं, आप सिर्फ हमें 7 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपका लोन क्लोज कर देंगे। आप एग्री हो गए, आपने समझौता कर लिया, आपने अपने लोन को क्लोज करवा लिया। अब दोस्तों बैंक ने आपको 3 लाख रुपए छोड़ दिए। उसके 10 साल बाद मान लीजिए आपने 2014 में 7 लाख रुपए में अपने लोन का समझौता किया था, 2024 में आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब 10 वर्ष बीत गए हैं, अब आप बैंक जाएंगे कि सर हमारे सिबिल से आप सेटल्ड हटा दीजिए, जो भी पैसा बकाया है हम उसे देने को तैयार हैं। उस दशा में बैंक आपसे कहेगा कि 3 लाख रुपए उस समय आपका बकाया था और उस पर उस समय 14% ब्याज चल रहा था, क्योंकि आपका लोन खाता एनपीए था। तो 14% की दर से आप पिछले 10 वर्षों का आप 3 लाख रुपए का ब्याज दे दीजिए। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कितना अमाउंट होगा। 14% की दर से आपका जो 10 वर्षों का ब्याज बनेगा 3 लाख रुपए का, वो लगभग टोटल अमाउंट बनेगा जाकर 12 से 14 लाख रुपए। जी हाँ, 4 से 5 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाता है। 13-14% ब्याज की दर में 4 से 5 सालों में ही आपका जो अमाउंट होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। 3 का 6 हो जाएगा 4.5 साल में ही, और उसके बाद फिर अगले 4.5 साल में 6 का 12-13 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप इतना अमाउंट दे नहीं पाओगे। जब आप जाओगे देने, बकाया 3 लाख रुपए बैंक ने आपको छूट दी थी, आज आपसे 12 से 13 लाख रुपए बैंक मांग करेगा, तो आप कहां दे पाओगे। जब आप दे नहीं पाओगे या दोगे नहीं तो बैंक आपकी सिबिल से हटाएगा नहीं। या तो आप 13 लाख रुपए दीजिए उनको और आप उस अकाउंट को क्लोज करवाइए, तो बैंक वहां पर सेटल्ड हटा करके क्लोज लिख देगा। लेकिन आप 13 लाख रुपए दे नहीं पाओगे, आपकी सिबिल से सेटल्ड नहीं हटेगा, आपकी सिबिल में क्लोज ही सेटल्ड ही लिखा रहेगा, क्लोज नहीं लिख पाएगा। इससे आपको कोई भी बैंक और एनबीएफसी लोन देने को कभी भी तैयार नहीं होंगे। जैसे ही आप बैंक जाओगे लोन लेने के लिए, वो समझ जाएंगे कि आप डिफॉल्टर रहे हो फला बैंक के, उस बैंक में आपने अपने लोन को चुकाया नहीं, जिस वजह से बैंक को समझौता करना पड़ा, सेटलमेंट करना पड़ा, बैंक को लोन माफ करना पड़ा, इसलिए आप रिस्की पर्सन हो जाते हैं। तो बैंक या फिर एनबीएफसी आपको लोन नहीं देता, आपका सिबिल स्कोर भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी आप अपने लोन का सेटलमेंट मत करिए। जो 3 लोग मैंने बताए हैं, उन 3 कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है कि 1 लाख रुपए का लोन है, 50,000 रुपए में बैंक आपसे समझौता कर रहा तो कर लीजिए, फिर आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपको ना ही भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है तो आप कर सकते हैं। या फिर आपको पता है कि आपकी उम्र 60 से 70-65 की एज हो चुकी है, आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी अब आपको तो वैसे भी कोई बैंक लोन नहीं देगा क्योंकि आपकी एज ही इतनी हो चुकी है, तब आप कर लीजिए। या फिर जिस पर्सन के नाम पर लोन था उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, उस दशा में उनके जो भी वारिस हैं वो लोग उस लोन को बंद कर रहे हैं, तो उनकी सिबिल खराब होगी, खराब होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें अब लोन लेने नीचे नहीं आना है, तब आप उस लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आपको भविष्य में, अभी आपकी उम्र कम है, आपको लगता है कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भविष्य में, या जरूरत नहीं भी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपने सोच भी रखा है, तब भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें लगता है मुझे भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली, वो सेविंग कर रखते हैं, लेकिन उनकी सेविंग्स एक झटके में खत्म हो जाती है, उसके बाद उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो उस दशा में भी आपको लोन का समझौता नहीं करना है, लोन का सेटलमेंट नहीं करना है। ये वीक पॉइंट बैंक आपको कभी नहीं बताते। अगर आप गलती से अपने लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं तो फिर आप पूरे जीवन पछताते रहोगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।